कहानी की शुरुआत में साओ अपने मरे हुए पति की फोटो देख करके बहुत ही रो रही थी और सोच रही थी कि वो इतनी जल्दी उसे छोड़ करके चला गया। तभी वो उसके ट्विन ब्रदर यान को बात करते हुए सुनती है। एक्चुअल में यान ने ही उसके हस्बैंड को मारा था, इसलिए क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहता था। उसका दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। साओ ये बात सुन करके शॉक हो जाती है। भले ही उसकी शादी यान के ट्विन ब्रदर से हुई थी, लेकिन वो पसंद यान को करती थी। इस कहानी में रिश्ते बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन मैं इन्हें थोड़ा आसानी से समझाने का कोशिश करूँगी। साहू को जब ये बात पता चलता है कि उसका ट्विन ब्रदर ज़िंदा है, यान ने ये सब कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के झूठ बोला है, भले ही वो हॉस्पिटल में है, तो वो वहाँ से निकलने का कोशिश करती है। ये लोग इसके बाद साहू को भी मारने का प्लान कर रहे थे। वहाँ से बाहर निकलती है तो अपनी मदर इन लॉ से मिलती है। उसकी मदर इन लॉ को भी सारी बातें पता था। वहाँ पर यान और जीजी भी कमरे से बाहर आते हैं। और जब उन्हें पता चल जाता है कि साव को सब कुछ पता चल चुका है, तो फिर अब वो लोग साव को रास्ते से हटाने का अभी ही प्लान कर देते हैं। तीनों ही मिलकर के साव को जान जैसे ही साव की जान जाती है, तभी यहाँ पर इस कहानी का हीरो यूजेन एंट्री लेता है। वो यहाँ पर साव को लेकर के जाता है। थ्रू आउट द स्टोरी मुझे यूजेन और साव का रिलेशनशिप तो नहीं पता चला। हाँ, बस इतना श्योर था कि यूजेन साव से बहुत ही प्यार करता था। जाते जाते यान, जीजी और यान की मॉम तीनों को वो जान से मरवा देता है। साव को दुल्हन की तरह रेडी करता है और अपने घर में रखा हुआ था। ये सारी चीज़ें साव की सोल देख रही थी। यूजिन वैसे तो यान का फ्रेंड था, लेकिन वो साव को पसंद करता था। साव के साथ ये सब कुछ होने की वजह से वो उसके लिए बदला लेने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर वो खुद को भी ख़त्म कर लेता है। साव उसे रोकने का कोशिश करते रह जाती है, लेकिन उस समय वो सोल थी और कुछ भी नहीं कर पाती है। बट थैंकफुली साव रिबर्थ ले लेती है और उस समय पहुंचती है जब उसके हस्बैंड का डेथ हुआ था। उसे ये चीज़ें देख के समझते वक्त नहीं लगता कि वो रिबर्थ लेकर के आई हुई है, और ये लोग सारे साव के हस्बैंड के मरने का ड्रामा कर रहे हैं। उनमें से किसी को भी कोई गम नहीं है, क्योंकि भले ही वो हॉस्पिटलाइज था लेकिन जिंदा था। साव यहाँ पर रोना-धोना कर रही होती है झूठ-मूठ का, तभी वहाँ पर यूचेन आता है। साव सोचने लगती है, पिछले जन्म में यहाँ पर यूचेन तो आया नहीं था। हालाँकि उसे ये नहीं पता था कि यूचेन उससे प्यार करता है या नहीं, लेकिन वो उसके लिए बदला लिया था, ये बात वो अच्छे तरीके से जानती थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यूचेन कहता है कि ये इंसान मेरा फ्रेंड हुआ करता था और मुझे पता है तुम लोग साव को सही से ट्रीट नहीं करते हो। दरअसल मैं साव को वहाँ से लेकर के जाने के लिए आया हुआ हूँ। अब यान को लग रहा था कि साउ से इतना प्यार करती है, वो उसे छोड़ कर के कहाँ जाने वाली है। लेकिन वो यूचिन को चूज़ करती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाकर के वो जानबूझ करके साउ के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा था। साउ भी उसे नहीं रोकती है, लेकिन यूचिन खुद को कंट्रोल करते हुए वहाँ से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, जो यूचिन था वो यान से उसके भाई की सारी प्रॉपर्टी अब लेने का प्लान कर रहा था। साहु यहाँ पर नीचे आती है। यूजिन उसे कहता है, तुम जानबूझ करके मेरे साथ फ्लर्ट क्यों कर रही हो? इस बात पर साहु उसे कहती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम यान की प्रॉपर्टी लेने में मेरी मदद करो। यहाँ पर हमें पता चलता है यूजिन भी रीबर्थ लेकर के आया हुआ है। इसी वजह से वो उसी समय साहु को बचाने के लिए पहुंच जाता है, जब उसके दोस्त की जान जाने की इन लोगों ने नौटंकियां यहाँ पर की थी। इसके बाद साहू से किस तो करती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है, ये सोचते हुए कि नहीं, ये गलत होगा और वो यहाँ पर उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता है। शादी में वो दोनों यहाँ पर डील करते हैं, ये कहते हुए कि ठीक है, वो उसका हेल्प करेगा। वो कहती है, बस मुझे उनसे उनकी कंपनी छीन लेने दो, मुझे मेरा बदला चाहिए। जैसे ही पूरा होता है मैं ये कंपनी तुम्हें दे दूंगी, मुझे कंपनी चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूजिन उसकी डील मान जाता है, हालांकि वो उसे टच नहीं करता है। साव को लगता है कि क्या वो इस टाइम उससे प्यार नहीं करता था, या फिर वो सच में उससे प्यार ही नहीं करता था, वो सिर्फ कंपनी लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। उसके मन में बहुत से सवाल थे। दूसरी तरफ यूजिन और साव अगली सुबह इसी बारे में बातें कर रहे थे। वो उसे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपना प्लान बताता हूँ, आगे कैसे क्या करना है। उसकी सारी बातों को सुन रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अब भी ये उम्मीद थी कि शायद वो उससे प्यार करता है। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल कंपनी अपना बनाना तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। कंपनी संभालने के लिए वो निकल जाती है।
जहाँ पर कि शेयर होल्डर्स का मीटिंग हो रहा था। यान जीजी के साथ वहाँ पर था। वो पूछता है कि साओ यहाँ पर क्या कर रही है? साओ कहती है, एज ए शेयर होल्डर मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। दूसरी बात, तुम्हारा भाई मेरा हस्बैंड था। तुम्हारे भाई के मरने के बाद लीगली उसके शेयर्स मेरे होते हैं, तो दोनों के शेयर्स मिला करके मैं इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ। अब यहाँ पर ये बात यान को नहीं पता था कि साओ के पास इतना दिमाग है और वो ये सारी चीज़ें भी कर सकती है। सारे लोग यहाँ पर देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, साओ को भी अब कंपनी का सीईओ बनने का हक है। यहाँ पर फिर भी यान अपनी कैपेबिलिटी दिखाते हुए वोटिंग कराता है और दोनों के बीच टाई अप हो जाता है। दोनों को इक्वल वोट्स मिलते हैं कंपनी का सीईओ बनने के लिए। अब यान कहता है ठीक है, लेकिन मैंने अभी अपना वोट नहीं दिया है। जैसे ही वो अपना वोट देने के लिए जा रहा था, तभी वहाँ पर यूजिन आ जाता है। यूजिन के यहाँ पर आते ही ज्ञान कहने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कंपनी का इंपॉर्टेंट मीटिंग है और एक आउटसाइडर के तौर पे वो यहाँ नहीं आ सकता है। यूजिन कहता है, मैंने तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, मैं शेयर होल्डर हूँ और मैं यहाँ पर अपना वोट देने के लिए आया हुआ हूँ और मेरा वोट साव को जाता है। इस हिसाब से जो साव थी वो कंपनी के सीईओ चूज की जाती है। शेयर होल्डर्स को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। मीटिंग खत्म होने के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। यान को वहाँ से निकाल दिया जाता है, लेकिन यान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। यूजन साव से कहता है, अब कंपनी का सीईओ तो मैंने तुम्हें बना दिया, तो तुम कंपनी के शेयर्स मुझे कब दे रही हो? इस बात पर साहू से कहती है, अभी नहीं, अभी मुझे कुछ और काम कंपनी से रिलेटेड करने हैं, इसी वजह से मैं शेयर्स तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। यूचेन उसकी बात मानने के लिए तैयार था। अगले दिन वो साहू के लिए एक प्यारा सा फ्लावर बुके भी भिजवाता है, जिसे देख करके साहू इम्प्रेस हो जाती है और उसे थैंक्स बोलने के लिए कॉल करती है। लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर के नुकझुक हो जाता है और यूजन समझ नहीं पाता है कि साहू आखिरकार उससे क्यों गुस्सा गई। अगले दिन यान फेक विल अपने भाई का लेकर के आ जाता है, ये कहते हुए कि उसने मरने के बाद सारे शेयर्स मेरे नाम करने के लिए लिखे थे। इस बात पर साहू कहती है, तो चलो ठीक है, एक बार इसका हैंडराइटिंग टेस्ट करा लेते हैं और पता चलेगा तो ठीक है, मैं अपने शेयर्स तुम्हें दे दूंगी। अब यान घबरा जाता है क्योंकि इसने खुद अपने हाथों से लिखा था, अपने भाई की हैंडराइटिंग को कॉपी किया था। उसका भाई तो कोमा में है, तो वो कैसे लिख सकता है? तो वो बातों को बहाना बनाने लगता है। साहू से कहती है कि देखो, या तो तुम कुछ दिनों में खुद ही अपने शेयर्स मुझे दे दो, या तो फिर देख लो तुम्हें क्या करना है। फिलहाल यान वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, साहू यहाँ पर यूजन के साथ मिलकर के कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रही थी। कंपनी के जितने भी रिसेंट प्रॉब्लम्स थे वो उन्हें सॉल्व करने में उसका हेल्प कर रहा था। और वो यहाँ पर इन बातों को समझ नहीं पा रही थी कि वो एक्चुअल में सिर्फ कंपनी के लिए उसके साथ है या उससे प्यार भी करता है। फिर वो उसके कुछ गार्ड्स लेकर के घर पहुंच जाती है, क्योंकि ये घर साव के माँ बाप ने उसे शादी के लिए दिए थे, जहाँ पर कि यान, जीजी और उसकी माँ डेरा डाली हुई थी। शुरुआत में ऑब्वियस सी बात है, प्यार मोहब्बत से तो वो लोग इस घर को खाली नहीं करने वाले थे। इसी वजह से साव को थोड़ी सख्ती का सहारा लेना पड़ता है और उन्हें डरा धमका करके वो इस घर से बाहर निकाल देती है। फिलहाल वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। जो कुछ भी उनका इमरजेंसी का सामान था और जो कुछ भी उनका था, वो लोग चुपचाप उन चीज़ों को लेकर के फिलहाल उस घर को खाली कर देते हैं। तब जाकर के यहाँ पर साहू को थोड़ा सा सुकून मिलता है। ये घर उसके माँ बाप की अंतिम निशानी थी। इतनी मेहनत से उन लोगों ने उसे दिया था। ऑब्वियस सी बात है कि वो इस घर को तो कभी भी उनके हवाले छोड़ नहीं सकती थी। इन्हीं सारी बातों को सोच करके वो काफ़ी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और घर में अकेले बैठ कर के ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पर यूजिन आता है। वो भी उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। नशे की हालत में वो उसे कहती है, मैंने सुना था कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, बट मुझे नहीं लगता कि तुम एक्चुअल में बहुत ही बुरे हो। मुझे तो तुम बहुत ही सही और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड लगते हो। देखो तुम मेरी कितनी हेल्प कर रहे हो। मैं जब भी यान के साथ थी उसने मुझे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया था, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। यूजिन जानता था कि साओ नशे में है, बट फिर भी वो इमोशनल हो जाता है साओ की सारी प्रॉब्लम्स वाली बातों को सुन करके। उस फैमिली ने उसके साथ कितना बुरा ट्रीट किया है, ये जान करके उसे काफ़ी बुरा लगने लगता है। जब साओ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो जाती है, तो फिर वो उसे उठा करके कमरे में रेस्ट करने के लिए लेकर के जाता है। अगली पार्टी में यान के एक बदमाश दोस्त से साओ मिलती है। पिछले जन्म में उस बदमाश दोस्त ने साओ का फ़ायदा उठाने का कोशिश किया था, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की थी। यहाँ पर साओ चाल चलती है और उसे पब्लिकली ऐसे नंगो पुंगो बुला लेती है।
सबके सामने उसकी काफ़ी बदनामी होने लगती है, लेकिन जब ये चीज़ यूशियन देखता है, उसे काफ़ी जेलस होने लगता है। साव तो यहाँ पर फुल ऑन मज़े ही ले रही होती है और वो साव को वहाँ से खींचते हुए अंदर कमरे में लेकर के जाता है। वह साव को किस करने लगता है और कहता है कि वह इतना बड़ा रिस्की काम कैसे कर सकती है। साव उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है। यूजिन बहुत ज़्यादा ही जेलस था, वो इस बात को समझ नहीं पाती है। कहीं न कहीं वो उसका केयर भी कर रहा था, लेकिन गुस्सा करके वो वहाँ से पार्टी से बाहर निकलती है। अब यूजिन कन्फ्यूज़ कि आखिरकार वो साओ को मनाने के लिए क्या करे। शायद उसे अपनी फीलिंग पर कंट्रोल रखना चाहिए था। और यहाँ पर साओ सोच रही थी, यूजिन जेलस फ़ील करते हुए कितना क्यूट लगता है। वो उसे एक नेकलेस पहनाते हुए कहता है, इसमें जीपीएस ट्रैकर लगे हुए हैं, तो तुम जहाँ भी जाओगी मुझे पहले ही पता चल जाएगा और इसे तुम कभी खोल नहीं सकती हो। फिर वो यूजिन को उसके बर्थडे पार्टी पे सरप्राइज़ देने के लिए क्लब लेकर के जाती है। यूजिन को लगता है कि शायद साओ उसके परिवार वालों को सबक सिखाना चाहती है, इसीलिए उसे ब्राइब कर रही है। साओ गुस्सा करने लगती है, यार मैं सच में जेन्युइनली तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। अपने हाथों से मैंने केक भी बनाया है, जो कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर हेल्पर लेकर के आता होगा। यूजिन को लगता है कि शायद वो साओ को गलत समझ रहा है। वो उससे सॉरी सॉरी बोलने लगता है। आज उसका बर्थडे था तो साओ भी उसे माफ़ कर देती है। तभी कुछ लड़के लोग साओ के हाथ से बना हुआ केक यहाँ पे लेकर के आ जाते हैं। वो लड़का यूजिन को नहीं जानता था, तो कहने लगता है, यहाँ का मैनेजर मेरा फ्रेंड है, मैंने ये कमरा देख करके बुक कर लिया अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे के लिए, चलो निकलो यहाँ से। यूजिन से कहता है, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। दोनों के बीच बेफिजूल में यहाँ पे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जब मैनेजर यहाँ पर आता है तो वो देख करके शौक हो जाता है कि वह क्लब के ऑनर से ही झगड़ा कर रहा है। डांट करके उन्हें वहां से निकाला जाता है, लेकिन तब तक साओ का केक तो खराब हो गया था। यूजिन उसे कहता है, कोई बात नहीं, फिर कभी बना देना। लेकिन इस बात पर साओ कहती है कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, तुम्हारा बर्थडे खत्म ही होने वाला है, तो मैं केक ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ ताकि तुम्हारा बर्थडे हम आराम से सेलिब्रेट कर सके। फिर वो यूजिन के लिए केक मंगाती है और वो दोनों यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का यान की मॉम से कंप्लेन कर रहा था साओ का, तो वो उसे कुछ आइडिया देती है दोबारा साओ को परेशान करने का। अगले दिन साओ से मिलने के लिए उसका एक नया बिजनेस पर्सन आता है। साओ मिलने के लिए जाती है तो उसे वहां पर किडनैप कर लिया जाता है। यान के उसी बदमाश फ्रेंड का ये सब कुछ प्लान था। साओ को वहां से किडनैप करके लेकर के जाया जाता है। जब वो शहर के अलग दिशा में ट्रैवल कर रही, तब यूजन को डाउट होता है, कुछ तो गड़बड़ है। उसे लगता है कि शायद साओ की जान खतरे में है। वो उसे बचाने के लिए निकल जाता है। इधर साओ की आँख खुलती है तो सामने वो बदमाश इंसान था। वो उसके साथ इंटीमेट होने वाले वीडियो बनाने का तैयारी कर रहा था, लेकिन थैंकफुली तब तक यूजिन वहां पर पहुंच जाता है। साओ खुद को सेव करने के लिए उनसे लड़ने का कोशिश कर रही थी। यूजिन के यहाँ पर आते ही वो थोड़ी इमोशनल सी हो जाती है। यूजिन जा करके साओ को गले से लगा लेता है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी कि वो साओ को सेफली वहां से लेकर के जाता है। उस पेंडेंट की वजह से वो समय पर उस जगह पर पहुंच पाया था। अगले दिन वो साओ को खुद की सेफ्टी के लिए बॉक्सिंग करना सिखाता है। कुछ देर बॉक्सिंग करने के बाद जब उस पंचिंग बैग को खोला जाता है तो उसमें वही लड़का था जो कि साओ को किडनैप किया था। साओ बिल्कुल भी घबराती नहीं है, इनफैक्ट वो काफी सेटिस्फाइड थी यूजिन के इस डिसीजन से। उस लड़के को उसके गार्ड्स वहां से लेकर के जाते हैं। इसके बाद यूजिन कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। साओ कहती है, अच्छे तो हो, तभी तो तुमने मुझे सेव किया था। वो उसे हक कर लेती है। दोनों ही यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। साओ आगे बढ़ के यूजिन को किस करती है, क्योंकि यूजिन भले ही अभी उसके नज़र में उससे प्यार ना करता हो, लेकिन उसे तो यूजिन से प्यार हो ही गया था। वो दोनों घर जा कर के इंटीमेट होते हैं। हालांकि यहाँ से उनके रिश्ते का कोई नाम नहीं था, लेकिन साओ को एक आइडिया ज़रूर आता है यान का पोल खोलने का। वो भी उसे यूजिन की वजह से ही आया था। ऑफिस पहुंचती है, यान को अपने भाई का डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए बोलती है। जब उसका भाई जिंदा था तो ऑब्वियसली वो उसका डेथ सर्टिफिकेट तो बनवा नहीं सकता था। इसी वजह से वो बहाना करके टालने लगता है और कुछ दिनों का और वक्त मांग लेता है। कुछ दिनों बाद वो ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा था, जहाँ पर कि वो खुद को अपना जुड़वा भाई बताता है। कहता है, मेंटल इलनेस की वजह से मैं दुनिया के सामने नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब मैं ठीक हो चुका हूँ और मैं साओ को तहे दिल से अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार हूँ। सो यहाँ पर सोचती है ये सब कुछ यान का चाल है, उसने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया है।
यूजिन को ये बातें सुन कर के थोड़ा जेलस हो रहा था, क्योंकि अब वो साओ को अपनी वाइफ बनाने के बारे में जो बोल रहा था। साओ से कहती है, डोंट वरी, मैं इसकी चाल को कभी भी पूरी नहीं होने दूंगी। जब वो यान से मिलने के लिए जाती है तो उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ड्रामे कर रहे हो। वो कहता है, अरे नहीं, मैं सच में तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही? मैं तुम्हें अपने घर लेकर के जाने के लिए आया हूँ। आई नो मेरे नहीं रहने पे मेरे घर वालों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। साओ 1 महीने के लिए उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर जाने से पहले अपना कुछ सामान लेने के लिए यूचिन के घर जाती है। वैसे बताने के लिए गई हुई थी, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि यूचिन बिजनेस ट्रिप पर गया है। इसी वजह से वो यहाँ पर आराम से निकल जाती है। घर जाने पर वो घर वालों को बताती है कि उसने पुराना घर बेच दिया है, जबकि साओ ने ऐसा किया नहीं था। वो यान जीजी और उसकी माँ के साथ उन्हीं के घर में रहने वाली थी। उनके बीच शर्त ये था कि अगले 1 महीने तक अगर यान ने साओ को झेल लिया तो वो अपने शेयर्स उसके नाम कर देगी। अब यान बहुत ही लवी-डबी होकर के साओ को दिखा रहा था, उसका केयर कर रहा था। यान की माँ और जीजी से पूरे घर के काम करवा रहा था, ताकि साओ को ऐसा लगे कि वही उसका हस्बैंड है। हर बार की तरह जीजी साओ को शॉपिंग कराने के लिए लेके जाती है और पेमेंट उसी को करने के लिए कहती है, लेकिन साओ कह देती है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। जीजी के पास पैसे नहीं थे, उसका यहाँ पर शॉप में काफ़ी इंसल्ट होता है। साओ कहती है, तुम मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेके आई थी, तो अब इससे बात है कि तुम्हें अपने पैसे से मुझे शॉपिंग करानी चाहिए थी। घर जाकर के वो साओ के साथ लड़ने लगती है। साओ यहाँ पर यान के आने पर इमोशनल ड्रामा करते हुए कहती है कि जीजी मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर के गई थी, और देखो ना, वो खुद ही पेमेंट नहीं कर रही थी और मुझे पेमेंट करने के लिए कर रही थी। अब यान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो यहाँ पर साओ को ही प्रोटेक्ट करता है और जीजी को उसे सॉरी बोलने के लिए बोलता है। यहीं दूसरी तरफ यूचेन अपने बिजनेस को संभाल रहा था, लोगों को पनिश कर रहा था, जिन लोगों ने भी उसे धोखा दिया था। तभी वहां पर उसे पता चलता है कि साओ यान के घर गई हुई है, तो वो तुरंत ही वहां के लिए निकल जाता है। साओ शॉपिंग करने के बहाने घर जाती है। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे। यान अपनी सच्चाई बोलने लगता है, बस कुछ दिन और 1 महीना बीतते ही साओ के शेयर्स मेरे हो जाएंगे, फिर हम उसे घर से निकाल देंगे। लेकिन उसे नहीं पता था, साओ ने जो नेकलेस जीजी को गिफ्ट दिया है उसमें हिडन कैमरा लगा हुआ है। इधर साओ घर के लिए वापस आ रही थी, तभी उसे किडनैप कर लिया जाता है। यूजिन ने उसे किडनैप किया था। वो दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। साओ यूजिन से पूछती है, तुम तो बिजनेस ट्रिप पर थे। यूजिन उसे कहता है, और तुम मेरे घर पर, तो फिर तुम यान के साथ क्या कर रहे हो? इधर कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ साओ से सारी बातें बता देती है। वो उसे कहती है, सिर्फ 1 महीने का बात है, वो यान से अपने बचे हुए सारे शेयर्स लेकर के आ जाएगी। वो प्रॉमिस करती है, वो यूजिन को कभी धोखा नहीं देने वाली है। भरोसा तो वो उस पर करता था। जो कुछ भी उन लोगों ने बोला था, वो सारी बातें यहाँ पर साओ ने रिकॉर्ड कर लिया था। इधर वो यान को कहती है, वो उसे सबके सामने ऑफिशियली शादी के लिए प्रपोज करे, इसके बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। यान सोचता है, चलो अच्छा है, इससे साओ के शेयर्स मुझे मिल जाएंगे। अगले दिन जब वो सबके सामने साओ को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो साओ यान को वो वीडियो सबके सामने प्ले कर देती है, जहाँ पर कि उन्हें पता चलता है वो साओ का हस्बैंड नहीं बल्कि यान है, और उसका अपनी ही सिस्टर इन लॉ जीजी के साथ अफेयर चल रहा है। साओ यहाँ पर उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करती है। शर्त के हिसाब से यान को अपने शेयर्स भी उन्हें देने पड़ते हैं, और साओ अब ऑफिशियली इस कंपनी की सीईओ बन चुकी थी। फाइनली उसने जो चाहा था वो उसे अब मिल गया था, और वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा वाली खुश थी। तब तक यूजिन भी बिजनेस ट्रिप से लौट चुका था। वो यहाँ पर आता है तो साओ उसे एक इंसान से मिलने के लिए लेकर के जाती है। अभी एक कंपनी वाला उसे निकाल रहा था। अब तक वो फेमस नहीं हुआ था, उसके टैलेंट को किसी ने पहचाना नहीं था। साओ उसे अपने कंपनी में जॉब पर रख लेती है। अब साओ ये बात अच्छे से जानती थी। फिर यूजिन अपने काम पर निकलता है। एक स्पेशल डेट के दिन साओ की जान खतरे में आने वाली थी। यूजिन को याद आता है, वो साओ को सेव करने के लिए आने का कोशिश करती है, जहाँ पर कि साओ को भी डाउट होता है, इस टाइम पिछले जन्म में मेरी जान खतरे में थी। ये बात यूजिन को कैसे पता चला? जब वो उसे वहां से लेकर के जाता है, तब दोनों बैठ करके आपस में बात कर रहे थे। यूचन और साओ दोनों ही एक दूसरे से कहते हैं, वो दोनों रीबॉर्न होकर के आए हैं। साओ कहती है, मेरे मरने के बाद मेरी सोल ने देखा था किस तरीके से तुमने मेरे लिए आंसू बहाए थे, मेरे लिए बदला लिया था, इनफैक्ट मेरे लिए तो अपनी जान भी दे दी थी। यूचन उसे बताता है कि वो साओ से तब से प्यार करता है जब वो पहली बार यान के भाई को पटाने का कोशिश कर रही थी, या फिर उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो उसे भाव नहीं दिया करता था, और वो उसे पहली बार सिर्फ देखा था। वो तभी से उससे प्यार करता है, लेकिन वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी, इसी वजह से कभी ये बात बता नहीं पाई। दोनों ही ये बात जान के खुश हो जाते हैं। अगले दिन साहू अपने काम में लगी हुई थी।
यान को पता चलता है साओ का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। उसके होटल के कमरे में कुछ रिपोर्टर्स को भेज देता है। लेकिन वहाँ पर साओ के साथ उन्हें यूजिन मिलता है। ये बूढ़ा बिजनेसमैन साओ के डैड का दोस्त था, जो कि उसके बिजनेस में उसका मदद कर रहा था। लेकिन यान को लगता है कि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। हालांकि यूजिन का यहाँ आना साओ के लिए हेल्पफुल ही था, लेकिन साओ थोड़ा सा उस पर गुस्सा करने लगती है। ये कहने लगती है कि वो इस तरीके से पर्सनली उसे नहीं फॉलो कर सकता है, और वो इस प्रॉब्लम को अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकती थी। दोनों के बीच इस बात को लेकर के छोटी-सी नोक-झोंक हो जाती है। यूचिन साओ को मनाने का कोशिश करता है, लेकिन साओ यूचिन को प्यार का मतलब सिखाने का कोशिश कर रही थी। ये नहीं कि आप 24/7 किसी पे नज़र रखो। ये इंसान को जेल लगने लगता है और किसी को भी बंधन में रहना पसंद नहीं है। अगले दिन जो जीजी थी वो यूचिन से मिलने के लिए आती है। वो उसके साथ डील करने के लिए आई हुई थी। वो खुद को ऑफर कर रही थी और ये कह रही थी कि उसे यान की कंपनी के कुछ शेयर चाहिए। लेकिन सारे लड़के सिर्फ अपने पैंट से ही नहीं सोचते हैं, तो यूजिन उसकी डील को मना कर देता है। इधर दूसरी तरफ जो शॉ थी वो कंपनी इतने अच्छे तरीके से संभाल रही थी, तभी यान यहाँ पर आकर के उसे परेशान करने का कोशिश करने लगता है। तभी यूजिन यहाँ पर आता है और वो चीज़ों को संभालता है। यान ने जो कुछ क्राइम यहाँ पर किया था उस वजह से उसे वहाँ से पुलिस लेकर के जाती है। कंपनी से अब उसका कोई रिश्ता नाता नहीं था। कंपनी यानी कि साहू का हस्बैंड ज़िंदा रहे या एक्चुअल में मरे, इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साहू और उस आदमी का डिवोर्स हो चुका था और साहू ऑफ़िशियली कंपनी की सीईओ अब बन चुकी थी। वो इमोशनल होकर के यूचिन को हग कर लेती है। फाइनली जो इतने महीनों से प्लान कर रही थी वो सब कुछ अब पूरा हो चुका था। वो यूचिन को माफ़ कर देती है। कंपनी के कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगले दिन यूचेन एक और गर्ल को बुलाया हुआ था। वो गर्ल यूचेन को एक्चुअल में पसंद करती थी। साओ पहली बार ही मिलते हुए उसे जान जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे यूचेन के लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं पता थी। कहीं यूचेन यहाँ पर सच में उसे चीट तो नहीं कर रहा था पिछले जन्म में, या फिर उसकी कोई फोर्स लव टाइप तो नहीं थी। अब अगले कुछ दिनों के लिए वो गर्ल यहीं रहने वाली थी, क्योंकि वो नया नया यहाँ आई हुई थी यूचेन के हेल्प से, और उसे होटल्स में रहना पसंद नहीं था सेफ्टी के पर्पज़ से। तो बहुत सारे घर में कमरे थे, वो यूजिन जो था उसे यहाँ पर अलाउ कर देता है रहने के लिए। लेकिन साओ को जेलस हो रहा था और यूजिन उसकी जेलसी को समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके मन में उस लड़की के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी साओ अपनी जेलसी को कंट्रोल करके अगले दिन उस गर्ल को मैंगो केक ऑफर करती है। हालांकि वो एलर्जिक थी, फिर भी वो उस केक को खा लेती है। साओ को ये बात नहीं पता था। जब उसकी एलर्जी बढ़ जाती है तो उसे ऐसा लगा था कि यूचिन साओ को डांटेगा, लेकिन वो उसे डांटता नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि उसे इस बारे में तो पता ही नहीं होगा। उस लड़की को एंटी एलर्जिक पिल्स वगैरह दिए जाते हैं। रात में वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। दूर से साव को देख के लग रहा था कि यूचिन को उसके साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन वो लड़की यूजिन को कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितने लंबे समय से पसंद करती हूँ। यूजिन उसे क्लियर करता है, और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं सिर्फ तुम्हें एक दोस्त मानता हूँ, और अगर साव की कंपनी की ज़रूरत ना होती तो मैं तुम्हें नहीं बुलाता। अगले दिन साओ अपना बिजनेस मीटिंग के बहाने वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो यूजिन से गुस्सा थी, ये बात उसे पता नहीं था। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलती है तो उसे लगता है कि शायद वो यूजिन को मिस कर रही है। इधर यूजिन को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि साओ उस गर्ल से जेलस है। वो जाता है, उसे सारी बातें एक्सप्लेन करता है, साओ को शादी करने के लिए प्रपोज करता है। साहू उसके प्रपोजल को हाँ कह देती है। अगले कुछ दिनों में वो दोनों शादी वादी करने का प्लान कर रहे थे। फाइनली कुछ दिन बीतते हैं जहाँ पर कि यूचिन और शाओ शादी करने वाले थे। लेकिन शादी वाले दिन हियान साओ को किडनैप करके लेकर के जाता है और कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे चक्कर में मैं यहाँ गरीब बना बैठा हुआ हूँ। लेकिन वापस से यूचिन उस नेकलेस की वजह से साओ को यहाँ पर ट्रैक करते हुए आ जाता है। यान को फाइनली जेल भेज दिया जाता है और यूजिन साओ को वहां से सेव करके लेकर के जाता है। कहानी के एंडिंग में वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।
कहानी की शुरुआत में साओ अपने मरे हुए पति की फोटो देख करके बहुत ही रो रही थी और सोच रही थी कि वो इतनी जल्दी उसे छोड़ करके चला गया। तभी वो उसके ट्विन ब्रदर यान को बात करते हुए सुनती है। एक्चुअल में यान ने ही उसके हस्बैंड को मारा था, इसलिए क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहता था। उसका दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। साओ ये बात सुन करके शॉक हो जाती है। भले ही उसकी शादी यान के ट्विन ब्रदर से हुई थी, लेकिन वो पसंद यान को करती थी। इस कहानी में रिश्ते बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेकिन मैं इन्हें थोड़ा आसानी से समझाने का कोशिश करूँगी। साहू को जब ये बात पता चलता है कि उसका ट्विन ब्रदर ज़िंदा है, यान ने ये सब कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के झूठ बोला है, भले ही वो हॉस्पिटल में है, तो वो वहाँ से निकलने का कोशिश करती है। ये लोग इसके बाद साहू को भी मारने का प्लान कर रहे थे। वहाँ से बाहर निकलती है तो अपनी मदर इन लॉ से मिलती है। उसकी मदर इन लॉ को भी सारी बातें पता था। वहाँ पर यान और जीजी भी कमरे से बाहर आते हैं। और जब उन्हें पता चल जाता है कि साव को सब कुछ पता चल चुका है, तो फिर अब वो लोग साव को रास्ते से हटाने का अभी ही प्लान कर देते हैं। तीनों ही मिलकर के साव को जान जैसे ही साव की जान जाती है, तभी यहाँ पर इस कहानी का हीरो यूजेन एंट्री लेता है। वो यहाँ पर साव को लेकर के जाता है। थ्रू आउट द स्टोरी मुझे यूजेन और साव का रिलेशनशिप तो नहीं पता चला। हाँ, बस इतना श्योर था कि यूजेन साव से बहुत ही प्यार करता था। जाते-जाते यान, जीजी और यान की मॉम तीनों को वो जान से मरवा देता है। साओ को दुल्हन की तरह रेडी करता है और अपने घर में रखा हुआ था। ये सारी चीज़ें साओ की सोल देख रही थी। यूजिन वैसे तो यान का फ्रेंड था, लेकिन वो साओ को पसंद करता था। साओ के साथ ये सब कुछ होने की वजह से वो उसके लिए बदला लेने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर वो खुद को भी ख़त्म कर लेता है। साओ उसे रोकने का कोशिश करते रह जाती है, लेकिन उस समय वो सोल थी और कुछ भी नहीं कर पाती है। बट थैंकफुली साओ रीबर्थ ले लेती है और उस समय पहुंचती है जब उसके हस्बैंड का डेथ हुआ था। उसे ये चीज़ें देख के समझते वक्त नहीं लगता कि वो रीबर्थ लेकर के आई हुई है और ये लोग सारे साओ के हस्बैंड के मरने का ड्रामा कर रहे हैं। उनमें से किसी को भी कोई गम नहीं है, क्योंकि भले ही वो हॉस्पिटलाइज था लेकिन जिंदा था। साह यहाँ पर रोना-धोना कर रही होती है झूठ-मूठ का, तभी वहाँ पर यूचिन आता है। साह सोचने लगती है, पिछले जन्म में यहाँ पर यूचिन तो आया नहीं था। हालाँकि उसे ये नहीं पता था कि यूचिन उससे प्यार करता है या नहीं, लेकिन वो उसके लिए बदला लिया था, ये बात वो अच्छे तरीके से जानती थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यूचिन कहता है कि ये इंसान मेरा फ्रेंड हुआ करता था और मुझे पता है तुम लोग साओ को सही से ट्रीट नहीं करते हो। दरअसल मैं साओ को वहाँ से लेकर के जाने के लिए आया हुआ हूँ। अब यान को लग रहा था कि साउ से इतना प्यार करती है, वो उसे छोड़ कर के कहाँ जाने वाली है। लेकिन वो यूचिन को चूज़ करती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाकर के वो जानबूझ करके साउ के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा था। साउ भी उसे नहीं रोकती है, लेकिन यूचिन खुद को कंट्रोल करते हुए वहाँ से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, जो यूजिन था वो यान से उसके भाई की सारी प्रॉपर्टी अब लेने का प्लान कर रहा था। साहो यहाँ पर नीचे आती है। यूजिन उसे कहता है, तुम जानबूझ करके मेरे साथ फ्लर्ट क्यों कर रही हो? इस बात पर साहो उसे कहती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम यान की प्रॉपर्टी लेने में मेरी मदद करो। यहाँ पर हमें पता चलता है यूजिन भी रीबर्थ लेकर के आया हुआ है। इसी वजह से वो उसी समय साओ को बचाने के लिए पहुंच जाता है, जब उसके दोस्त की जान जाने की इन लोगों ने नौटंकियां यहाँ पर की थी। इसके बाद साहू से किस तो करती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है, ये सोचते हुए कि नहीं, ये गलत होगा और वो यहाँ पर उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता है। शादी में वो दोनों यहाँ पर डील करते हैं, ये कहते हुए कि ठीक है, वो उसका हेल्प करेगा। वो कहती है, बस मुझे उनसे उनकी कंपनी छीन लेने दो, मुझे मेरा बदला चाहिए। जैसे ही पूरा होता है मैं ये कंपनी तुम्हें दे दूंगी, मुझे कंपनी चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूजिन उसकी डील मान जाता है, हालांकि वो उसे टच नहीं करता है। साव को लगता है कि क्या वो इस टाइम उससे प्यार नहीं करता था, या फिर वो सच में उससे प्यार ही नहीं करता था, वो सिर्फ कंपनी लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। उसके मन में बहुत से सवाल थे। दूसरी तरफ यूजिन और साव अगली सुबह इसी बारे में बातें कर रहे थे। वो उसे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपना प्लान बताता हूँ, आगे कैसे क्या करना है। उसकी सारी बातों को सुन रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अब भी ये उम्मीद थी कि शायद वो उससे प्यार करता है। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल कंपनी अपना बनाना तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। कंपनी सँभालने के लिए वो निकल जाती है।
जहाँ पर कि शेयर होल्डर्स का मीटिंग हो रहा था। यान जीजी के साथ वहाँ पर था। वो पूछता है कि साओ यहाँ पर क्या कर रही है? साओ कहती है, एज ए शेयर होल्डर मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। दूसरी बात, तुम्हारा भाई मेरा हस्बैंड था। तुम्हारे भाई के मरने के बाद लीगली उसके शेयर्स मेरे होते हैं, तो दोनों के शेयर्स मिला करके मैं इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ। अब यहाँ पर ये बात यान को नहीं पता था कि साओ के पास इतना दिमाग है और वो ये सारी चीज़ें भी कर सकती है। सारे लोग यहाँ पर देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, साओ को भी अब कंपनी का सीईओ बनने का हक है। यहाँ पर फिर भी यान अपनी कैपेबिलिटी दिखाते हुए वोटिंग कराता है और दोनों के बीच टाई अप हो जाता है। दोनों को इक्वल वोट्स मिलते हैं कंपनी का सीईओ बनने के लिए। अब यान कहता है ठीक है, लेकिन मैंने अभी अपना वोट नहीं दिया है। जैसे ही वो अपना वोट देने के लिए जा रहा था, तभी वहाँ पर यूजिन आ जाता है। यूजिन के यहाँ पर आते ही ज्ञान कहने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कंपनी का इम्पोर्टेंट मीटिंग है और एक आउटसाइडर के तौर पे वो यहाँ नहीं आ सकता है। यूजिन कहता है, मैंने तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, मैं शेयर होल्डर हूँ और मैं यहाँ पर अपना वोट देने के लिए आया हुआ हूँ और मेरा वोट साव को जाता है। इस हिसाब से जो साव थी वो कंपनी के सीईओ चूज की जाती है। शेयर होल्डर्स को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। मीटिंग खत्म होने के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। यान को वहाँ से निकाल दिया जाता है, लेकिन यान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। यूजन साव से कहता है, अब कंपनी का सीईओ तो मैंने तुम्हें बना दिया, तो तुम कंपनी के शेयर्स मुझे कब दे रही हो? इस बात पर साहू से कहती है, अभी नहीं, अभी मुझे कुछ और काम कंपनी से रिलेटेड करने हैं, इसी वजह से मैं शेयर्स तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। यूचेन उसकी बात मानने के लिए तैयार था। अगले दिन वो साहू के लिए एक प्यारा सा फ्लावर बुके भी भिजवाता है, जिसे देख करके साहू इम्प्रेस हो जाती है और उसे थैंक्स बोलने के लिए कॉल करती है। लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर के नुकझुक हो जाता है और यूजन समझ नहीं पाता है कि साहू आखिरकार उससे क्यों गुस्सा गई। अगले दिन यान फेक विल अपने भाई का लेकर के आ जाता है, ये कहते हुए कि उसने मरने के बाद सारे शेयर्स मेरे नाम करने के लिए लिखे थे। इस बात पर साओ कहती है, तो चलो ठीक है, एक बार इसका हैंडराइटिंग टेस्ट करा लेते हैं और पता चलेगा तो ठीक है, मैं अपने शेयर्स तुम्हें दे दूंगी। अब यान घबरा जाता है क्योंकि इसने खुद अपने हाथों से लिखा था, अपने भाई की हैंडराइटिंग को कॉपी किया था। उसका भाई तो कोमा में है, तो वो कैसे लिख सकता है? तो वो बातों को बहाना बनाने लगता है। साहू से कहती है कि देखो, या तो तुम कुछ दिनों में खुद ही अपने शेयर्स मुझे दे दो, या तो फिर देख लो तुम्हें क्या करना है। फिलहाल यान वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, साहू यहाँ पर यूजन के साथ मिलकर के कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रही थी। कंपनी के जितने भी रिसेंट प्रॉब्लम्स थे वो उन्हें सॉल्व करने में उसका हेल्प कर रहा था। और वो यहाँ पर इन बातों को समझ नहीं पा रही थी कि वो एक्चुअल में सिर्फ कंपनी के लिए उसके साथ है या उससे प्यार भी करता है। फिर वो उसके कुछ गार्ड्स लेकर के घर पहुंच जाती है, क्योंकि ये घर साओ के माँ बाप ने उसे शादी के लिए दिए थे, जहाँ पर कि यान, जीजी और उसकी माँ डेरा डाली हुई थी। शुरुआत में ऑब्वियस सी बात है, प्यार मोहब्बत से तो वो लोग इस घर को खाली नहीं करने वाले थे। इसी वजह से साओ को थोड़ी सख्ती का सहारा लेना पड़ता है और उन्हें डरा धमका करके वो इस घर से बाहर निकाल देती है। फिलहाल वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। जो कुछ भी उनका इमरजेंसी का सामान था और जो कुछ भी उनका था, वो लोग चुपचाप उन चीज़ों को लेकर के फिलहाल उस घर को खाली कर देते हैं। तब जाकर के यहाँ पर साहू को थोड़ा सा सुकून मिलता है। ये घर उसके माँ बाप की अंतिम निशानी थी। इतनी मेहनत से उन लोगों ने उसे दिया था, और ऑब्वियस सी बात है कि वो इस घर को तो कभी भी उनके हवाले छोड़ नहीं सकती थी। इन्हीं सारी बातों को सोच करके वो काफ़ी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और घर में अकेले बैठ करके ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पर यूजिन आता है। वो भी उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। नशे की हालत में वो उसे कहती है, मैंने सुना था कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, बट मुझे नहीं लगता कि तुम एक्चुअल में बहुत ही बुरे हो। मुझे तो तुम बहुत ही सही और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड लगते हो। देखो तुम मेरी कितनी हेल्प कर रहे हो। मैं जब भी यान के साथ थी उसने मुझे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया था, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। यूजिन जानता था कि साओ नशे में है, बट फिर भी वो इमोशनल हो जाता है साओ की सारी प्रॉब्लम्स वाली बातों को सुन करके। उस फैमिली ने उसके साथ कितना बुरा ट्रीट किया, ये जान करके उसे काफ़ी बुरा लगने लगता है। जब साओ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो जाती है, तो फिर वो उसे उठा करके कमरे में रेस्ट करने के लिए लेकर के जाता है। अगली पार्टी में यान के एक बदमाश दोस्त से साओ मिलती है। पिछले जन्म में उस बदमाश दोस्त ने साओ का फ़ायदा उठाने का कोशिश किया था, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की थी। यहाँ पर साओ चाल चलती है और उसे पब्लिकली ऐसे नंगो पुंगो बुला लेती है।
सबके सामने उसकी काफ़ी बदनामी होने लगती है, लेकिन जब ये चीज़ यूशियन देखता है, उसे काफ़ी जेलस होने लगता है। साव तो यहाँ पर फुल ऑन मज़े ही ले रही होती है और वो साव को वहाँ से खींचते हुए अंदर कमरे में लेकर के जाता है। वह साव को किस करने लगता है और कहता है कि वह इतना बड़ा रिस्की काम कैसे कर सकती है। साव उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है। यूजिन बहुत ज़्यादा ही जेलस था, वो इस बात को समझ नहीं पाती है। कहीं न कहीं वो उसका केयर भी कर रहा था, लेकिन गुस्सा करके वो वहाँ से पार्टी से बाहर निकलती है। अब यूजिन कन्फ्यूज़ कि आखिरकार वो साओ को मनाने के लिए क्या करे। शायद उसे अपनी फीलिंग पर कंट्रोल रखना चाहिए था। और यहाँ पर साओ सोच रही थी, यूजिन जेलस फ़ील करते हुए कितना क्यूट लगता है। वो उसे एक नेकलेस पहनाते हुए कहता है, इसमें जीपीएस ट्रैकर लगे हुए हैं, तो तुम जहाँ भी जाओगी मुझे पहले ही पता चल जाएगा और इसे तुम कभी खोल नहीं सकती हो। फिर वो यूजिन को उसके बर्थडे पार्टी पे सरप्राइज़ देने के लिए क्लब लेकर के जाती है। यूजिन को लगता है कि शायद साओ उसके परिवार वालों को सबक सिखाना चाहती है, इसीलिए उसे ब्राइब कर रही है। साओ गुस्सा करने लगती है, यार मैं सच में जेन्युइनली तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। अपने हाथों से मैंने केक भी बनाया है, जो कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर हेल्पर लेकर के आता होगा। यूजिन को लगता है कि शायद वो साओ को गलत समझ रहा है। वो उससे सॉरी सॉरी बोलने लगता है। आज उसका बर्थडे था तो साओ भी उसे माफ़ कर देती है। तभी कुछ लड़के लोग साओ के हाथ से बना हुआ केक यहाँ पे लेकर के आ जाते हैं। वो लड़का यूजिन को नहीं जानता था, तो कहने लगता है, यहाँ का मैनेजर मेरा फ्रेंड है, मैंने ये कमरा देख करके बुक कर लिया अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे के लिए, चलो निकलो यहाँ से। यूजिन से कहता है, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। दोनों के बीच बेफिजूल में यहाँ पे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जब मैनेजर यहाँ पर आता है तो वो देख करके शौक हो जाता है कि वो क्लब के ऑनर से ही झगड़ा कर रहा है। डांट करके उन्हें वहां से निकाला जाता है, लेकिन तब तक साओ का केक तो खराब हो गया था। यूजिन उसे कहता है, कोई बात नहीं, फिर कभी बना देना। लेकिन इस बात पर साओ कहती है कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, तुम्हारा बर्थडे ख़त्म ही होने वाला है, तो मैं केक ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ ताकि तुम्हारा बर्थडे हम आराम से सेलिब्रेट कर सकें। फिर वो यूजिन के लिए केक मंगाती है और वो दोनों यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का यान की मॉम से कंप्लेन कर रहा था साओ का, तो वो उसे कुछ आइडिया देती है दोबारा साओ को परेशान करने का।